सो व्हाट्सअप गाइज, माय नेम इज़ विजय और ई पाठशाला में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। अंतिम प्रयास ये वीडियो है और कहने का मतलब ये है कि इस बार क्लास 12 के अंदर टर्म 2 के अंदर बहुत सारे नए सिलेबस ऐड हुए थे। हालांकि मैंने अपनी वीडियोस के अंदर कवर भी किए हुए हैं, लेकिन दोस्तों इस वीडियो के अंदर ऑल न्यू टॉपिक आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करे जाएंगे जो क्लास 12th में इस बार एग्जाम में आने वाले। वन शॉट वीडियो है, एक ही बार में सारे टॉपिक कवर करे जा रहे हैं। यहाँ वहाँ 10 वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ई पाठशाला की सिर्फ एक वीडियो देखिए और सारे न्यू टॉपिक समझ लीजिए कि क्या क्या नए टॉपिक हैं। तो दोस्तों अगर आपको पता हो तो हमने प्लेलिस्ट के अंदर पहले से ही टर्म 2 के जो नए चैप्टर्स हैं, मतलब टर्म 2 के अकॉर्डिंग उनकी हमने 20 मिनट की सीरीज पहले से बनाई हुई है। इसके अकॉर्डिंग मतलब जो 6 चैप्टर आ रहे हैं तो हमने इसकी प्लेलिस्ट पहले दे दी और इन 6 चैप्टर को हमने 20 मिनट के अंदर पहले से ही कवर किया हुआ है। अब दोस्तों याद रखिएगा, जब नए सिलेबस की सीरीज आई थी, जब नए सिलेबस ऐड हुए थे तो ज़रूरी नहीं है कि इन चैप्टर के अंदर ही ऐड हुए थे, और नए टॉपिक दूसरे और जो चैप्टर्स थे उनमें भी ऐड हुए थे। लेकिन अगर आप वो उन टॉपिक के ऐड हुए टॉपिक्स देख रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आपने सिर्फ यही 6 चैप्टर्स में जो नई चीज़ ऐड हुई है, अगर आप सिर्फ उन पे फोकस करेंगे तो आई गारंटीड यू आपको नए टॉपिक के बारे में समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। इन 6 वीडियो को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, प्लेलिस्ट पे जाइए और ये 6 के 6 चैप्टर एक बारी में देख डालिए। आप देख लेंगे तो आपको चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। हमने ऑल मैप के ऊपर भी सीरीज कवर करी हुई है। सैम्पल पेपर हम 2-3 सॉल्व कर चुके हैं, पेपरों तक आते आते 5-6 सॉल्व हो जाएंगे। और चैप्टर जो होगा, मतलब जो आपका मेन एग्जाम होगा उससे एक दिन पहले हम पूरी रात स्टडी कर लेंगे, जिससे हमारा सारा कवर हो जाएगा। अब न्यू टॉपिक जो ऐड हुए हैं वो ब्रिक्स ऐड हुआ है, सार्क के बारे में, इंडिया इजराइल रिलेशन के बारे में और इंडिया रशिया रिलेशन के बारे में ये नए टॉपिक ऐड हुए हैं और इन वीडियो के अंदर हम एक एक करके सारे कवर करेंगे। सबसे पहले चैप्टर 4 के अंदर जो ऐड हुआ है दोस्तों वो है ब्रिक्स ऐड। अब इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं ये है क्या। ब्रिक्स अगर आप देखें तो इसके अंदर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका ये कंट्रियां हमें देखने को मिलती हैं। ये आप देख सकते हो 2009 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, यानी कि 2004 में पहले 2006 में क्या था पहले ये, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ब्रिक्स की स्थापना 2006 रूस में हुई थी। उस टाइम पीरियड के अंदर एक कंट्री नहीं थी, 2009 के अंदर एक कंट्री ऐड हुई जिससे बोलते हैं हम लोग साउथ अफ्रीका। तो इसी वजह से एक क्वेश्चन भी पेपर के अंदर डिस्कस किया गया था कि ब्रिक्स और ब्रिक्स में क्या अंतर है वो आप बताइए, ठीक है ना। तो आप इतना नॉर्मल सा कर पाएंगे और अंतर पता कर लेंगे। अब मेन ऑब्जेक्टिव बनाया क्यों गया, मेन मतलब म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि आपसी आर्थिक सहयोग हो रहा है, उसके लिए आंतरिक नीतियों के अंदर हस्तक्षेप ना करें। किसी भी देश में जो भी प्रॉब्लम हो रही है उनके देश में जो भी कुछ हो रहा होने दें, आपको उससे मतलब नहीं है। हाँ, म्यूचुअल इक्वालिटी रहनी ज़रूरी है, आपस में एक दूसरे को बराबर रखें और इस हिसाब से ये कंट्रियाँ आपस में काफ़ी अच्छी तरीके से जीडीपी शेयर कर रही हैं। कहने का मतलब 5 देशों की ब्राज़ील, रशिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका और चीन ने 42, 18, 30, 23 ये अगर हम देखें तो इसने काफ़ी हद तक अमेरिका को मतलब एक बेजोड़ टक्कर देने की कोशिश करी है। यहाँ पे लास्ट सम्मेलन 12वां लिखा हुआ है, लेकिन पेपर के अंदर 14th जो लिखा हुआ है दोस्तों वो सम्मेलन भी हुआ है। इंडिया के अंदर अब देख सकते हो 2016 के अंदर नरेंद्र मोदी के टाइम पीरियड पे काफ़ी अच्छा इसका समिट हुआ था। एमसी जो आपका मैप वाला क्वेश्चन है उसमें पूछा हुआ है कि आप ये बताइए कि 14th समिट जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ, ब्राज़ील में हुआ है, उस पर फोकस ज़रूर कर लीजिएगा। अब अगर ये बना था तो इसकी अचीवमेंट यही हुई कि इन लोगों ने पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच बनाया है जहां पे 5 कंट्री आपस में अपनी बातों को रख सकती हैं। और दूसरा, इन्होंने एक बहुत अच्छी पहचान बनाई है। इन्होंने पूरी तरीके से जो अमेरिका है उसके वर्चस्व को, हेजेमनी को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करी है। हम कहते हैं ना कि अमेरिका वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट नेशन ऑल अमंग द नेशन, मतलब बहुत ही मैं कह सकता हूँ ताकतवर था। तो ब्रिक्स ने साबित कर दिया कि ऐसा नहीं है, बट आपकी अकेले नहीं चलेगी। हम 5 कंट्रियों ने मिलकर एक ऐसा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जो अपनी बात रख सकता है। अच्छी बात यह है हमारे लिए कि हम अमेरिका को चैलेंज दे सकते हैं, क्योंकि अकेला अमेरिका को चैलेंज कोई एक कंट्री नहीं दे सकती। थिंक टैंक फॉर्म गिव दिस 5 पिलर, इसे हम थिंक टैंक भी बोलते हैं। क्या 5 पिलर दे रहा है ये कोऑपरेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ दे रहा है, यानी कि हम सहयोग रखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए।
पीस एंड सिक्योरिटी की बात करेंगे, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो गवर्नेंस किसी भी कंट्री के अंदर चलती है, अगर हेल्प करनी है तो हम करेंगे। शेयरिंग नॉलेज एंड इनोवेशन, सबसे अच्छी बात ये कि हम नॉलेज और इनोवेशन को शेयर करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, एक दूसरे के रिलेशन को मजबूत बनाए रखेंगे। तो ये 5 पिलर पे काम करा जा रहा है और इसकी वजह से जैसे IMF था ना, अगर आपको पता हो, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, और ऐसे ही इन लोगों ने ब्रिक्स का एक बैंक बनाया है एंड दिस इज कॉल्ड न्यू डेवलपमेंट बैंक। यानी कि ब्रिक्स के लोगों ने IMF से हटके एक नया बैंक बनाया है जिसे हम न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। और ये एक चैलेंज है, एक IMF के लिए चैलेंज है, क्योंकि IMF पूरी तरीके से सभी देश के पैसों को मॉनिटरिंग करती है, लेकिन ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है दोस्तों, ये सिर्फ ब्रिक्स के उसके ऑल्टर करने के लिए कर रही है। मैं कह सकता हूँ ऑल्टरनेट ऑप्शन हमारा ये हो सकता है। अच्छा, लिमिटेशंस क्या है ब्रिक्स की, समझ लो। नंबर 1 ये है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कॉमन पॉलिसी एक दूसरे की हो नहीं पाती है। दूसरी बात मैं कह सकता हूँ कि डोमिनेंट ज़्यादातर चाइना का रहता है इसमें, ये बहुत बड़ा दिक्कत है कि पावर शेयरिंग की कह लो या दूसरे और चीज़ों की शेयरिंग की कह लो, यहाँ पे रहता है। दूसरा, इकोनॉमिक इनरेगुलरिटी हमें देखने को मिलती है, मतलब जो परिस्थितियाँ इंडिया के अंदर है वो चाइना के अंदर नहीं है, जो चाइना के अंदर है वो इंडिया के अंदर नहीं है। तो हम पर कैपिटा इनकम और फॉरेन रिजर्व जो हमारे पास कंट्रियों के पास बचे हुए हैं उनमें हम वेरिएशंस देख लेते हैं, तो ये सबसे बुरी बात है। और दूसरा, यहाँ पे हम आपस में जुड़े तो हुए हैं, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि ये लोग जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड बातें होती है ना, उसमें एक साथ खड़े नहीं होते हैं। चाइना इतना नुकसान पहुंचा रहा है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड इन्हें काम करना चाहिए, लेकिन चाइना नहीं करने देता, तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है। अब इंडिया का क्या रोल रहता है दोस्तों? इंडिया का रोल ये रहता है कि ये लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ऑफकोर्स इसका इकोनॉमिक काफ़ी अच्छा मजबूत था। जब से इनका रिलेशन हुआ है तो 5वें नंबर पे ये लोग रहे हैं। 2016 के अंदर 2012 के अंदर से लेकर 2016 के बीच में 2 मीटिंग हुई है, उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से हमने इसको होस्ट करा है। अच्छी बात इंडिया की ये रही। इंडिया की स्टेबल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट हमेशा स्टेबल रही है, जबकि दूसरी कंट्रियों की अनस्टेबल हो गई थी, तो ये एक अच्छी बात है। और इंडिया ने इन्हीं का साथ लेने के बाद स्पेस प्रोग्राम, सैटेलाइट लॉन्च और ऐसे बहुत सारे जो मार्स मिशन थे उनको पूरा करा है, तो ये अपने आप में इंडिया का अच्छा रोल रहा है। इतना समझ में आ गया। दूसरा, इंडिया रशिया रिलेशन समझ लीजिए नॉर्मल सा है। देखिए, रशिया के बारे में आपको पहले से ही पता है। रशिया कब आया? 1991 के अंदर यहाँ पे बोरिस येल्त्सिन ने तख्ता पलट करा, और तख्ता पलट करने के बाद ये पूरा का पूरा USSR टूट के रशिया बन गया। और रशिया के बाद जो दूसरी कंट्रियाँ निकली वो CIS बनी, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट बनी। उन्होंने आपसी गठजोड़ कर लिया, USSR खत्म, जगह रशिया ने ले ली। रशिया दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि रशिया की GDP अगर आप देखें तो 2019 के हिसाब से $1.6 ट्रिलियन थी, और मतलब ये इंडिया के मुकाबले में काफ़ी कम थी, इसलिए दुनिया में 11वें स्थान पे ये लोग आते हैं। अच्छी बात ये कि रशिया के अंदर जो नेचुरल रिसोर्स है, गैस है, मिनरल चीज़ें हैं, वो काफ़ी हद तक उसको ग्लोबल लेवल पे काफ़ी पावरफुल बनाती है। इंडिया के पास अपने न्यूक्लियर स्टेक है, बहुत अच्छे इनके पास वेपन्स हैं, तो इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है। दूसरा, रशिया जो है दोस्तों वो P5 यानी कि परमानेंट मेंबर का हिस्सा है। सबसे बड़ी बात तो ये, इसलिए हम इससे बिगाड़ नहीं सकते हैं, है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इंडिया की बात क्या कर ले, इंडिया के बारे में जनसंख्या तो आपको पता है बढ़ती जा रही। 21वीं शताब्दी के अंदर ये ग्लोबली तौर पे देखा जाए तो बढ़ते हुए पावरफुल देशों में से एक हो सकता है। इंडिया के अंदर मल्टी डायमेंशन वे की बात करी जाए तो पावर के रूप में वो काफ़ी आगे है, क्योंकि उसका कल्चर, स्ट्रैटेजिक पोजीशन और इकोनॉमिक, मतलब उसकी आबादी और उसका कल्चर और उसका इकोनॉमिक ग्रोथ वो काफ़ी अच्छा है। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के हिसाब से देखा जाए तो हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक की हमारी अप्रोच है इस बार, और उसके बाद हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छा मार्केट दूसरी कंट्री को देखने को मिलता है। GDP के हिसाब से 5वें स्थान पे, अभी हम 3.2 ट्रिलियन डॉलर पे है, हमारे 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमिक बनने वाली है। अब देखते हैं कब बनती है। स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो इंडिया काफ़ी हद तक मिलिट्री में आगे है। इंडिया मेक इन इंडिया स्कीम पे काम कर रहा है, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी और साइंस के माइलस्टोन को तय कर रहा है, इसीलिए वो मार्स तक जा रहा है, इसलिए सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। और इस हिसाब से हमारा ये जो रोल होता है इंडिया और रशिया का रिलेशन का, वो इतना हमारा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद एक और कंट्री है इंडिया इजराइल रिलेशन। इंडिया इजराइल रिलेशन के बारे में हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इंडिया इजराइल रिलेशन में, इजराइल अगर आप देखें तो बहुत छोटी सी कंट्री है। देखो, इंडिया इजराइल रिलेशन को पता है बहुत टाइम से इजराइल और फ़लस्तीन जो था उनके बीच का जो डिस्प्यूट था, इंडिया इजराइल के बीच का डिस्प्यूट, वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा था डिस्प्यूट। तो उस डिस्प्यूट के लिए हमें पता है कि 21वीं सेंचुरी के अंदर इजराइल ने फ़लस्तीनों को काफ़ी हद तक हराया है।
तो हम इसराइल से अपने संबंध को नहीं छोड़ सकते। तो उन्होंने साइंस, डिफेंस, इंटेलिजेंस, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इन सब में हमारी मदद करी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम पास्ट की बात करें इसके बारे में तो इतना हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया इजराइल रिलेशन की बात करें तो इंडिया इजराइल रिलेशन जो है बायलैटरल, इकोनॉमिक, मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक टाई के हिसाब से काम कर रही है। बायलैटरल का मतलब होता है कुछ इंडिया मदद करेगा और कुछ इजराइल इनकी मदद करेगा, और इसी वजह से हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, क्या काम कर रहे हैं हम लोगों ने? एक तो इनकी एम्बेसी अपनी न्यू दिल्ली के अंदर बना रखी है, सबसे अच्छी बात ये है। तो ये हमारे फ्रेंडली नेशन तो हो गए। दूसरा, इन लोगों ने भी हमारी इंडियन एम्बेसी जो है तवी तेल एवी करके इजराइल के अंदर है, वहाँ पे इन लोगों ने बना रखी है। तो ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि अगर कोई बंदा इजराइल के अंदर जाता है तो वहाँ की एम्बेसी इनकी इंडियंस की मदद करेगी। रिलेशन की बात करें तो हिस्टोरी में जाए, सॉरी पास्ट में जाए, 1992 की बात करें तो उस टाइम पे इनका रिलेशन यूनाइटेड स्टेट और नाटो के साथ था, और हमारा रिलेशन हम नॉन अलाइंड मूवमेंट के साथ थे। तो ऑफकोर्स हम किसी भी मिलिट्री ग्रुप में नहीं जुड़ना चाहते थे, इसलिए हम नहीं जुड़े। लेकिन हमारा रिलेशन यूएसएसआर से था और अरब कंट्रियों के साथ था जो इजराइल को पसंद नहीं था, लेकिन उनसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। इसीलिए इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने हमारे साथ पूरी तरीके से ग्राउंड इंटेलिजेंस और वेपन के हिसाब से हमारी मदद करी। 1999 के अंदर जब कारगिल वॉर हुआ था तो इजराइल ने हमारी मदद करी, और उसके बाद 2001 के अंदर जब अर्थक्वेक इजराइल के अंदर आया था तो हमने उनकी मदद करी। इस हिसाब से हमारे एक दूसरे को मदद करते करते डिप्लोमेटिक टाइज जो थे, यानी कि राजनीतिक संबंध, वो अच्छे होते चले गए। तो इसलिए हमने 3 चीज़ों पे काम करा उनके साथ, मिलिट्री पे, एग्रीकल्चर पे, और जो आजकल के डेवलपमेंट के हिसाब से चीज़ें चल रही है उन पे काम करा। तो मिलिट्री के हिसाब से देखें तो इन लोगों ने काफ़ी हद तक हमें जो ऐसे पावरफुल वेपन्स दिए जो रशिया देता है, उससे भी काफ़ी अच्छे अच्छे सर्विलांस इक्विपमेंट जो दिए इन लोगों ने, वो बहुत अच्छे दिए। बहुत अच्छे रडार दिए इन लोगों ने हमें, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो इन्होंने हमें दिया। उसके बाद इन्होंने एंटी टेरर फोर्स के लिए हमें समझाया कि कैसे काम करना है, क्या करना है, कैसे लड़ाई होती है। तो उसके लिए इन्होंने हमें गाइड करा। गाइड करने के लिए अगर आप देखें तो मोदी जी के टाइम पीरियड पे 2014 में जैसे ही इलेक्शन जीत के वो आए तो इजराइल ने पूरी तरीके से इजरायली वेपन्स को खरीदने के ऊपर मोदी जी ने पूरी बात करी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम उनके उसको खरीदेंगे। इवन पूरी तरीके से इजरायली डिफेंस मिनिस्टर जो थे वो हमारे इंडिया के अंदर आए, उन्होंने विजिट करा, और फरवरी 2015 के अंदर उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो हमारे जो नेवी फोर्स है उनको ट्रेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने मेडिटेरियन सी के आसपास आप देख सकते हैं हेलीफेस करके एक जगह है, यहाँ पे उन्होंने हमें लोगों को बुलाया था। तो हम कह सकते हैं कि INS मुंबई, INS त्रिशूल, INS आदित्य, ऐसे लोगों ने क्या कहते हैं वहाँ पे अपने ड्रिल करा था, ड्रिल इन द सेंस पार्टिसिपेट करा था। तो ये एक प्रैक्टिस का सिनेरियो था जिसमें हमारी मदद करी गई। और क्योंकि राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है और चाइना जो है हमारे बॉर्डर के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता रहता है, इसलिए 2020 के अंदर भी राजनाथ सिंह ने पूरी तरीके से उनके डिफेंस मिनिस्टर से ये बोला कि हमें और वेपन चाहिए, हम बायलैटरल ट्रेड करेंगे ताकि हम अच्छी तरीके से मुंहतोड़ जवाब दे सके दूसरे नेशंस को। एग्रीकल्चर की बात करें तो 2008 के अंदर हम लोगों ने क्या कहते हैं पूरी तरीके से इन 2008 2 नेशन started 5 million share agriculture fund focusing on dairy farming technology and micro irrigation। मतलब दोनों कंट्रियों ने मिलके $5 मिलियन खर्च करा ताकि हर देश का किसान, वहाँ का किसान, हमारे भारत देश का किसान, वाटर सिस्टम, फॉरेस्ट्री कॉरपोरेशन और अर्बन वाटर सिस्टम इस पर काम करेगा, जिससे एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलेगा। उसके लिए इन लोगों ने टेक्निक बनाई और काफ़ी कुछ चीज़ें जो काम की होनी चाहिए एग्रीकल्चर से संबंधित वो करने की कोशिश करी। लीज डेवलपमेंट की बात करें तो आज की डेट में दिल्ली से वहाँ की कैपिटल तक पूरी तरीके से विजिट दे दिया गया है कि जो एयर इंडिया है वो बिगन कर देंगे, 7 घंटे के अंदर आप वहाँ पहुँच सकते हैं। और इस हिसाब से वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ाने की कोशिश भी करी जा रही है, जिससे हमने अभी डेवलपमेंट की बात करी। ये पूरा रिलेशन है, तो ये हमने समझ लिया। दूसरा शार्क के बारे में हम समझ लेते हैं। शार्क के बारे में द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉर्पोरेशन, इसकी फुल फॉर्म है। 8 मेंबर कंट्री थी। 1985 में बांग्लादेश के अंदर बना था ये, ढाका में। लेकिन दोस्तों अब इसका क्या कहते हैं जो हेडक्वार्टर है वो नेपाल के अंदर में देखने को मिलता है। तो शार्क और आसियान कंट्री के मेंबर आप ये देख सकते हैं। पेन और एमबीबीएस, पेन और एमबीबीएस याद रखिएगा, तो उससे वी हैव सम पेन वी विल गॉट टू एमबीबीएस। मतलब एमबीबीएस पेन भी एक तरीका है इसको याद करने का कि जो भी आपकी कंट्रियां हैं उसको आप याद कर सकते हैं, नेशंस को याद करने का। और कुछ ये है जिससे आप आसियान कंट्री के नेशंस को याद कर सकते हैं। ट्रिक्स है ये। अब मेन क्या है, शार्क बना क्यों?
तो शार्क बनने का मेन कारण ऑफ कोर्स म्यूचुअल डेवलपमेंट की बात होगी, रीजनल डेवलपमेंट की बात होगी, पूरी तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल प्रोग्रेस की बात होगी। हर कंट्री चाहे कि म्यूचुअल ट्रस्ट रहे, अंडरस्टैंडिंग स्टेट्स के बीच में रहे, तो इन कंट्रियों के बीच में अंडरस्टैंडिंग रहे, वो बहुत बड़ी बात है। शार्क का रोल क्या है? शार्क का रोल बस इतना सा है कि ये पूरी तरीके से कॉपरेशन की बात करता है 1985 में बनने के बाद, म्यूचुअल हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग की बात करता है, आपस में एक दूसरे के प्रति सद्भाव रहेगा, ये अच्छी बात है। और दूसरी बात, जब ये नहीं रहा तो उसके बाद जैसे साफ्टा बनाया गया, जिसका मेन काम था कि नेशंस के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता रहे। अच्छी बात ये थी, मेन ये था कि शार्क हैज प्रोजेक्टेड ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इट्स मेंबर स्टेट टू रिज्यूट देयर डिस्पेरेंसी ऑन द रॉन रीजनल पावर। मतलब शार्क बनाया इसलिए गया था कि जो चीज़ें इन कंट्रियों के पास नहीं होती है वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश कर सके। तो ये पूछ लेता है एग्जामिनर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि अब शार्क काम नहीं कर रहा है। 2004 के अंदर उन्हीं के मेंबरों ने इसे शार्क से साफ्टा बना दिया। साफ्टा की फुल फॉर्म देख लीजिएगा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मेन काम क्या था? ट्रेड जोन बनाना साउथ एशिया के अंदर जो कंट्री इनके साथ है। दूसरा, म्यूचुअल ट्रेड रहेगा, कॉपरेशन रहेगा शार्क मेंबर के बीच में, वो बहुत अच्छी बात है। अब ये शार्क से साफ्टा बना क्यों? लिमिटेशन इसी वजह से थी क्योंकि पॉलिटिकल डिफरेंशिएशन थे काफ़ी ज़्यादा। जम्मू एंड कश्मीर को लेकर जो हमारा पाकिस्तान से इशू है वो उसकी वजह से ये शार्क सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। दोनों के बीच में बायलैटरल इशू हमें देखने को मिल रहे थे। लोगों को ये लग रहा था कि इंडिया जनसंख्या के हिसाब से, मिलिट्री डोमिनेंस के हिसाब से या एरिया के हिसाब से इतना बड़ा था कि कहीं ना कहीं वो उनके फैसलों में मतलब आड़े आ सकता है, ऐसा शार्क के मेंबर्स को लग रहा था। शार्क मेंबर को लग रहा था कि वो अभी डेवलपिंग कंट्री है, वो ये कहीं ना कहीं क्या कहते हैं इनके मुकाबले में कम है। इंडिया ज़्यादा फंड दे देता है, दूसरी कंट्री ज़्यादा फंड नहीं दे पाती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इशू रहता है। और इंडिया का रूल बस इतना सा ये रहता है कि वो कोशिश कर रही है कि इंडियाज़ नेबर ऑफन थिंक दैट, मतलब इंडिया का रूल यही है कि वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर डोमिनेट ना करने लग जाए छोटी कंट्रियों के ऊपर। तो इंडिया को ऐसा नहीं लगता, इंडिया को बल्कि ये फील होता है कि जो उनकी आपस में पड़ोस की कंट्रियाँ हैं ना, वो आपस में एक दूसरे की मदद कर देती है जिससे उनको दिक्कत होती है। जैसे कि नेपाल ने चाइना की मदद करी, तो ये हमारे लिए बहुत बुरा है। नेपाल इज़ अ पार्ट ऑफ द शार्क मेंबर, बट उसे नेपाल जो है उसे भारत की मदद करनी चाहिए, पर वो किसकी मदद करता है? वो मदद करता है चाइना की। तो कहीं ना कहीं उनका आकार बड़ा है, लेकिन क्योंकि वो सभी कंट्रियों से घिरा हुआ है इसीलिए उसका प्रयास ये रहता है कि वो अच्छी तरीके से अपने आसपास की पड़ोसी कंट्री के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात कर सके। जैसे कि पाकिस्तान और क्या कहते हैं बांग्लादेश के साथ ये प्रॉब्लम रहती है पानी को लेकर, और साथ में जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो समझ डेवलप नहीं हो पाती है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया हमेशा कोशिश करता है कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो भी दूसरी कंट्रियों में रहती है उसको ख़त्म करने की वो काम करे। जैसे श्रीलंका के अंदर हो रहा था, श्रीलंका के अंदर आज की डेट में वैसे भी इमरजेंसी लग चुकी है। श्रीलंका के अंदर 1987 के अंदर जब वो सिंहाला कम्युनिटी और तमिल के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, तो इंडिया ने कोशिश करी थी कि वो लोगों की मदद कर सके, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो ये है, दिस इज़ वी अंडरस्टैंड इन दिस ऑल न्यू टॉपिक। आई होप आपको पूरी एक वीडियो के अंदर सारे नए टॉपिक को समझने में मदद मिली होगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए ये डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। सॉरी, ये पार्ट तो खत्म है, लाइव मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।